वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे में आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं और इस 20 मिनट शो में आपको 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूं। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, भविष्य में आ सकती हैं, जरूरी हैं। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, वीओ की तैयारी करते हैं, तो ये शो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप देखिए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ इस ये 20 मिनट शो ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी को कवर करने के लिए मेरे भाइयों, पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटी मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आपको मुझे 60 से 70 मिनट देने हैं। कैसे देने हैं? एक तो शाम को 8 बजे एक शो चलता है जिसे लक्ष्मीकांत शो या लक्ष्मीकांत सीरीज के नाम से जानते हैं। शाम को 8 बजे मंडे टू सैटरडे 8 PM पर। ठीक है, इसमें 40 से 50 मिनट की क्लास होती है जिसमें मैं पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए। और फिर इसके बाद 7 AM अभी आपका जैसे ये 20 मिनट शो चल रहा है, ये देखिए। ये दोनों अगर आप लगातार 2 से ढाई महीने तक देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और 99% के आसपास एक्यूरेसी आप बिल्डअप करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कभी 90% प्लस कहते हैं, कभी 95% प्लस कहते हैं, कभी 99 बोल देते हैं। निकलता है मुंह से और ये सच भी होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये देख रहे होंगे तो खुद भी आप अपना आकलन करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, तो आपको खुद इस बात का एहसास हो रहा होगा कि हाँ, मेरे अंदर जो कमियां थी वो दूर हो रही हैं और बेहतर हो रही हैं चीज़ें। चलिए, तो आगे आते हैं भाई। आज का पहला सवाल देखिए क्या है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान में कार्यपालिका शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, यानी एग्जीक्यूटिव वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। भारत देश में राष्ट्रपति सभी कार्यपालिका के कार्य अपने नाम पे करता है, यानी प्रेसिडेंट सारे एग्जीक्यूटिव वर्क अपने नाम पर करता है, कार्यपालिका के सारे कार्य अपने नाम पर करता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के अस्तित्व के बिना राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग यानी एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग कर सकता है। तो देखो, एक बात समझिएगा जरा सा, यदि आप कार्यपालिका शक्तियों की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो भारत देश में आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीधे सीधे ये डील कर रहा है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और जिनका प्रयोग वो संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, यानी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगी और जिनका यूज वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर की सलाह पर या स्वयं से करेगा। और सबॉर्डिनेट ऑफिसर वर्ड में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड शामिल है। ये बात जरूर है कि शासन संबंधी सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति है, हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है, देश का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति अपने इन शक्तियों का प्रयोग क्या सब अपने विवेक से, खुद के विवेक से करता है? विवेक उसका बेटा नहीं है, ना विवेक सर है। विवेक का मतलब अपनी बुद्धि से, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है? नहीं। ज्यादातर शक्तियों का प्रयोग, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति के पास जो सिचुएशनल होती हैं, परिस्थिति जन्य होती हैं। तो कुछ परिस्थिति जन्य विवेक को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रपति सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस कर सकता है और यदि मंत्रिपरिषद ने फिर से विचार करके भेज दिया तब वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वर्ड को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ बातें आपको स्पेशल और बता दूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। हमारे भारत देश में मेरे भाइयों, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कैसे आप एक समझ विकसित करेंगे। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका एक ऐसी संस्था है जो कानून को लागू कराती है या लॉ को एग्जीक्यूट कराती है या पॉलिसी मेकिंग, नीति बनाने का काम करती है। नीति बनाना और कानून बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे डिजिटल इंडिया, ये पॉलिसी है। तो एग्जीक्यूटिव में एक तो भारत देश में डुअल एग्जीक्यूटिव है, दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका, डुअल एग्जीक्यूटिव, यानी एक आपकी नॉमिनल नाम मात्र की कार्यपालिका, एक रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है। ठीक है,
राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है। और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। इसे हम कहते हैं डुअल एग्जीक्यूटिव, और ये संसदीय प्रणाली का एक लक्षण होता है। ठीक है। दूसरी बात, भारत देश में एग्जीक्यूटिव के टाइप्स में एक एग्जीक्यूटिव है आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक आपकी टेम्पोररी यानी एक अस्थायी कार्यपालिका। यानी जो मंत्री हैं वो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है, जिसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं या अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि मंत्री सरकार जाने के साथ साथ मंत्री भी चले जाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका यानी आप लोग जब अधिकारी बनेंगे तो आप लोग अस्थायी कार्यपालिका का पार्ट होंगे। ठीक है। भारत देश में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था है तो इसका मतलब संघ में भी सरकार है, जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। संघीय सरकार, राज्य में भी सरकार है, जिसे आप स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी। ये संघीय कार्यपालिका का भाग होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। दूसरा स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो इसमें कौन कौन होता है? गवर्नर हो गया आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य मंत्रिपरिषद हो गया, प्लस एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। ये स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यपालिका का भाग है। तो कार्यपालिका से रिलेटेड जो आपके यहाँ सवाल पूछे जाते हैं वो आपने ये देखे। अब आ जाते हैं हम लोग सवालों पर। लिखा हुआ है कार्यपालिका शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। सही लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव वर्ड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति सभी कार्यपालिका कार्य अपने नाम से करता है। हाँ, शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। ये 53-77 पढ़ के आपको स्पष्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के अस्तित्व के बिना राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता है भाई। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही कार्य करता है। कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जिनका प्रयोग वो अपने विवेक से करता है, बाकी सब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इसमें राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो राइट स्टेटमेंट आपका फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संसद को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है। फंडामेंटल राइट का निलंबन। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 स्वतः यानी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि आपातकाल के दौरान 32 भी सस्पेंड हो सकता है, यानी 32 भी निलंबित होता है। पहला कह रहा है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है। सेकंड कह रहा है कि 19 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। थर्ड कह रहा है कि 32 कैन बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 32 भी निलंबित किया जा सकता है। तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि भारत देश में आपातकाल के दौरान क्या मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। सवाल ये है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट पर यानी मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है ना? इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, फंडामेंटल राइट पर प्रभाव आपातकाल के दौरान पड़ता है या नहीं पड़ता है, सवाल ये है। तो भाई 352 नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रभाव पड़ता है। 356 राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के दौरान कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नेशनल इमरजेंसी जो आपकी है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रभाव पड़ता है। और क्या प्रभाव पड़ता है भैया? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रभाव ये पड़ता है कि 359 ये कह रहा है कि 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो सकते हैं। और ये बात मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि ये बात 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। आर्टिकल 358 ये कह रहा है कि 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, यानी 19 क्या हो जाएगा? स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में, यानी हर केस में नहीं बल्कि बाह्य आपातकाल के केस में, बाह्य आपातकाल मींस एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, यानी आर्टिकल 19 स्वतः क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। ऑटो सस्पेंड स्वतः निलंबित हो जाएगा बाह्य आपातकाल के केस में, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में। सवाल पर आइए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, स्वतः ऑटो सस्पेंड हो जाएगा 19, लेकिन बाकी 20 एंड 21 को छोड़कर
फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, हो सकते हैं, और कौन करेगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड होते हैं, यानी राष्ट्रपति के आदेश से सस्पेंड होते हैं। अब राष्ट्रपति के आदेश से सस्पेंड होते हैं, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ सीधा ट्रैप लगा है कि संसद को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है। मेरे भाई, संसद को फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने की शक्ति नहीं है, पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है, बल्कि ये पावर किसको है? मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्रेसिडेंट को है, राष्ट्रपति को है, ना कि संसद को है। ठीक है, तो ये गलत है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, सही है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में बाह्य आपातकाल के दौरान, ध्यान रखना भाई, आंतरिक आपातकाल के दौरान नहीं होगा, बाह्य आपातकाल के दौरान होगा, यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान होगा। लेकिन जनरल स्टेटमेंट लिखा है, इसलिए हम सही कर देंगे। 32 भी सस्पेंड किया जा सकता है, जी हाँ, 32 भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसमें सारे B20 एंड 21 को छोड़कर सारे सस्पेंड हो सकते हैं, यानी सारे मौलिक अधिकारों का आपका निलंबन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर है, यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। अध्यादेश विधानसभा के दोबारा सत्र आरंभ होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है, यानी जैसे ही दोबारा सत्र आए वैसे तुरंत ऑटोमेटिकली ये लैप्स हो जाता है। अध्यादेश को पूरी तरीके से जुडिशियल रिव्यू से मुक्त किया गया है, यानी अध्यादेश का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। बताना है आपको। ऑर्डिनेंस के बारे में सीधा सवाल है, तो देखो ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिएगा और समझिएगा। ऑर्डिनेंस हमारे भारत देश में एक शॉर्ट टर्म लॉ है। अध्यादेश भारत देश में एक अल्प अवधि का कानून है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉ, अल्प अवधि का कानून। इसे पूरी तरीके से परमानेंट लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर में पास होना ही पड़ेगा। अगर नहीं पास होगा तो परमानेंट लॉ नहीं बन सकता। ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति 123 से प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तब इशू करता है जब संसद सत्र में न हो। ठीक है, आर्टिकल 213 के तहत ये शक्ति राज्यपाल के पास भी है, गवर्नर के पास भी है। गवर्नर तब इशू करता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो। राष्ट्रपति उन विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। राज्यपाल उन विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब मंत्रिपरिषद सलाह दे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, और प्रेसिडेंट को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि तुरंत तुरंत कानून बनाने की जरूरत है, तुरंत तुरंत विधि बनाने की जरूरत है, सडन सिचुएशन है, कानून की आवश्यकता है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अब राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब इसकी स्वयं की अपनी संतुष्टि नहीं, बल्कि ताऊ की संतुष्टि, यानी प्रधानमंत्री की संतुष्टि। अध्यादेश वैसे ही काम करता है जैसे संसद का कानून, बशर्ते उसे परमानेंट लॉ बनने के लिए पार्लियामेंट में पास होना होगा। अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं पास हुआ तो लैप्स हो जाएगा। कितने दिन में पास होना है? तो जैसे ही पार्लियामेंट लौट के आए उसके 6 हफ्ते में पारित होना है। ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वो 6 महीने 6 हफ्ते हो सकती है। मैक्सिमम लिमिट 6 महीने 6 हफ्ते हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट 1 महीने में आ गई तो 1 महीने 6 हफ्ते में पारित होना है, 2 महीने में आ गई 2 महीने 6 हफ्ते, 3 महीने में आ गई 3 महीने 6 हफ्ते, 4 महीने में आ गई 4 महीने 6 हफ्ते, 5 महीने में आ गई 5 महीने 6 हफ्ते, 6 महीने में आ गई 6 महीने 6 हफ्ते, 7 महीने और नहीं हो सकता, 7 महीने नहीं हो सकता, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच में गैप 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यस। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, अगर इसका मिसयूज हुआ है तो। राज्यपाल सेम सेम सब कुछ है, बस ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस इशू करेगा। जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना हो तब इशू करेगा। 213 के तहत शक्ति है, इसे विधानमंडल में पारित होना होगा। जैसे ही विधानमंडल आए उसके 6 हफ्ते के भीतर, इसकी भी लिमिट 6 महीने 6 हफ्ते मैक्सिमम लिमिट होती है। ये भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर इशू करता है। इसका भी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है यानी न्यायिक समीक्षा इसकी भी हो सकती है।
समझ गए बात को? ओके, अब आते हैं सवाल पर। सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर है। ठीक लिखा है। अध्यादेश विधानसभा के दोबारा सत्र आरंभ होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है? नहीं, आरंभ होने के 6 हफ्ते में अगर ना पास हुआ तब समाप्त होगा। सेशन शुरू होने के 6 हफ्ते में ना पास हुआ तब समाप्त होगा। गलत। जुडिशियल रिव्यू से बाहर है? नो, गलत। आंसर ओनली वन। समझ गए भाइयों? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान सभा एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर बनी। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, संविधान सभा एक सॉवरेन बॉडी थी, एक संप्रभु निकाय थी। तीसरा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को लागू करने की तिथि स्वयं तय की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ डिसाइडेड द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित हुई क्या? नहीं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जरूर इस बात की मांग की थी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के आधार पर बनेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि एक उम्र सीमा जिसे आप वयस्कता कहते हैं, एक उम्र सीमा जिसे आप वयस्कता कहते हैं, उसे प्राप्त कर लेने के बाद जब वोट देने का अधिकार मिल जाता है तो दैट इज योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उस समय 1946 में संभव नहीं था कि पूरे देश की जनता से चुनाव कराया जाए। ना तो इतना कैपेसिटी थी, ना रिसोर्सेज थे, ना इतना अवेयरनेस थी। ऐसे में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। वैसे ही चुनाव हुआ जैसे आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अगर आपसे कहा जाए संविधान सभा का गठन क्या प्रत्यक्ष चुनाव से हुआ? नहीं, संविधान सभा का गठन इनडायरेक्ट इलेक्शन से यानी अप्रत्यक्ष चुनाव से हुआ। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत देश में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों थी, यानी संविधान सभा में जो लोग गए, जो लोग प्रांतों से गए वो इलेक्ट होकर गए थे, जो लोग देसी रियासतों से गए, प्रिंसली स्टेट से गए, वो लोग नॉमिनेट होकर गए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी थी, यानी संविधान सभा जो आपकी थी वो संप्रभु निकाय थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व सॉवरेन बॉडी, ये ठीक है। संप्रभु निकाय का मतलब होता है ऐसी संस्था जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से संप्रभु हो गई, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद उसके ऊपर कोई भी ब्रिटिश कंट्रोल नहीं रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 चेंज आए थे। पहला, इसकी स्ट्रेंथ घट के 299 हो गई क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बन गई क्योंकि अब किसी का कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल डिसीजन ले सकती है। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस सिर्फ कानून बनाने का ही काम नहीं कर रही थी, बल्कि एज ए लेजिस्लेचर, विधायिका के तौर पर भी काम कर रही थी, यानी इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। यानी जब तक परमानेंट संसद नहीं बन जाती तब तक अंतरिम संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। और ये रोचक तथ्य है, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान बनाने का काम करती थी तब चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब इंटरिम पार्लियामेंट के तौर पर काम करती थी तब चेयर करते थे गणेश वासुदेव मौलंकर। तो संप्रभु निकाय थी, ये ठीक है। संविधान सभा ने भारत के संविधान के लागू करने की तिथि स्वयं तय की। बिल्कुल, संविधान कब लागू हुआ? बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इनैक्ट हुआ इसी दिन, अडॉप्ट हुआ इसी दिन, लेकिन पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ये किसने तय किया? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया, किसी अंग्रेज ने तय नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। इसमें आपका सेकंड एंड थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आई होप आपने इन 20 मिनट्स में सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ टेलीग्राम से भी आप अपडेट्स के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्ट मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट, संदेह, किसी भी प्रकार की सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं।
स्टडी IQ में एक प्रोग्राम चलता है दैट इज़ आरंभ, और इस समय आरंभ 19 चल रहा है, जो कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी वहाँ पर आपको कराई जाती है। कैसे? तो इसके लिए आपको जाना होगा studyIQ.com पर। आप जाइए studyIQ.com पर, गूगल करिए, ठीक है, यहाँ जाइए, और इसके लिए आप जाइए पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में, स्टेट PCS सेलेक्ट करिए, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ जाइए आरंभ, यहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। 9289996923 पे कॉल करिए, 9289996923, पूरा का पूरा जानकारी आपको दी जाएगी। एक कोड है VL लाइव, इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ये मेरा कोड है, अध्यापकों का ही कोड लगाना चाहिए, और इससे एक प्रेम आपका जाहिर होता है, आप चाहें श्रद्धा अनुसार लगा सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ से हासिल कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको इस तरह से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। देखिए, जैसे कि आपने कोड ये लगाया, ये जो कोड लगाया उसको रिमूव करिए और ये लगाइए VL लाइव, अप्लाई करिए। देखिए, ये प्लेटिनम आपका 18,999 और गोल्ड आपका 11,999। गोल्ड में आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलता है, और प्लेटिनम में सिलेबस तो पढ़ने को मिलता है, साथ साथ एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस, एक MCQ का बैच एक्स्ट्रा मिलता है, 4 साल की वैलिडिटी मिलती है, किताबें आपके घर जाती हैं। ये डिफरेंस है गोल्ड और प्लेटिनम में। तो अपनी सुविधा अनुसार आप किसी में एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।